Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about heat and its form of energy, right? So, we have seen that how heat gets transferred from the method of conduction, convection, and radiation. So, I hope students, you all have revised that chapter. And now in today's class, we are going to start with a new chapter that is acids, bases and salts. So बच्चों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग एकदम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग ये पहचानेंगे कि किस चीज़ को हम एसिड बोल सकते हैं, किसको बेस एंड किसको सॉल्ट्स। सो अब आप लोग जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हो, आप उन सारे मटेरियल्स को, आप लोग उन सारे सब्सटेंसेस को एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर पाओगे। So now students, let's see the spotlight of this chapter. So students will be able to, first of all, what all things you are going to learn by the end of this chapter. So we have understand the definition of acids, bases and salts in context of chemical substances. So बच्चों आप लोग सबसे पहले क्या चीज समझोगे कि acids किसको बोला जाता है, bases किसको बोला जाता है and salts किसको बोला जाता है. Then we have identify the characteristic properties of acids, जैसे कि acids का टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, खट्टे लगते हैं वो हमको खाने में. एंड बिसाइड्स दैट एसिड्स और क्या कर सकते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को चेंज कर सकते हैं रेड में. देन अगर हम बात करें बेसिस की, सो बेसिस क्या कर सकते हैं, इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वे होते हैं ये टेस्ट में, एंड ये लोग टर्न कर सकते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में. सो नाउ बच्चों अभी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है. सो नाउ इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग पीएच स्केल के बेसिस पे कैसे किसी चीज को एसिड और अल्कलाइन बोल सकते हैं. सो नाउ अल्कलाइन इज द बेसिक ओनली. सो अब हम लोग पीएच स्केल का यूज करेंगे किसी भी चीज को एसिड और अल्कलाइन बताने के लिए. Then we have explored the use of indicators such as litmus paper, universal indicator to test for acidity और alkalinity. So now बच्चों हम लोग हमारे indicators का use करेंगे and हमारे indicators क्या क्या है, हमारे पास litmus paper है, हमारे पास universal indicator है and ये सारे indicators हमको क्या बताते हैं कि कोई चीज कितना acidic है और कितना basic है. Then understand the concept of neutralization and its role in the formation of salts. So इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, कोई एक सब्सटेंस जो है या फिर हम लोगों को अगर एसिड और बेस इनको न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मल करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे. एंड न्यूट्रलाइजेशन करते हुए बच्चा आपको पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है. सो हम इन सारी चीजों को भी देखेंगे. देन recognize common acids, example citric acid, hydrochloric acid and bases sodium hydroxide, ammonia in daily life. अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे कॉमन एसिड्स क्या है, जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, देन हमारे पास कुछ बेसिस भी होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया. सो इन सबका यूज जो है वो हम हमारी डेली लाइफ में भी देखने वाले हैं. So now बच्चों let's see the boot up. So name the things shown in the given image. So बच्चों इस image में हमको क्या given है, हमको एक टूथपेस्ट given है, right? How does this product help to neutralize acidity in our mouth? So बच्चों अब होता क्या है, हमारा जो टूथपेस्ट होता है, हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है. सो अब ये बेस जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो वो क्या करता है, हमारे माउथ में जितना भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है. नाउ व्हाई इज इट रिकमेंड to brush our teeth every day? Discuss the role of toothpaste in maintaining oral hygiene. So बच्चों हमसे क्यों कहा जाता है कि हमको हमारे टीथ्स को पूरे दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए. इट इज बिकॉज कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाना हमारे टीथ्स में जाकर फंस जाता है, कहीं ना कहीं जो है वो उसका थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर रह जाता है, और हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उस लेफ्ट ओवर फूड के ऊपर जाते हैं एंड उसको ब्रेक डाउन कर कर एसिड प्रोड्यूस करते हैं. सो अब हमारे टीथ में जो ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हमारे इनेमल को, हमारे टूथ इनेमल को डैमेज कर सकता है. सो अब इस एसिड को रिमूव करने के लिए हमको क्या बोला जाता है कि हमको हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए विद अ टूथपेस्ट ट्वाइस एवरी डे. सो अब ये टूथपेस्ट क्या कर रहा है, ये हमारे टीथ के अंदर कैविटीज होने से बचा रहा है. सो बच्चों इस तरह से आपको अपने आंसर्स को यहाँ पर फ्रेम करना है.
Now let's start with our chapter. So in our daily lives, we encounter a wide variety of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. So now बच्चों अगर हम लोग बात करें हमारी डेली लाइफ की, राइट, सो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं. वो सब्सटेंसेस क्या है? हमारे पास होते हैं लेमन, टैमरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, राइट. हम इन सारी चीजों को जानते हैं. सो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ टैमरिन क्या होता है. टैमरिन इज इमली एंड विनेगर क्या होता है? सिरका. Then these substances are familiar to us, but have you ever noticed that they all do not taste the same? बच्चों अब हम इन सारी चीजों को जानते तो है कि ये सारी चीजें हमारे आसपास है, बट क्या ये सारी चीजों का टेस्ट एकदम सेम है? नहीं. क्या ये सारी चीजें एकदम सिमिलर टेस्ट करती है? नहीं. सो सम में टेस्ट सार. अब हमको कुछ सब्सटेंसेस, कुछ इनमें से कुछ चीजें जो है वो कैसी लगेगी? सार यानी कि खट्टी, राइट. वाइल अदर्स आर बिटर, स्वीट और सॉल्टी. अब इनमें से कुछ कैसी है जो हमको खट्टी लगती है, कुछ कैसी है जो बहुत कड़वी लगेगी, कुछ कैसी है जो स्वीट लगेगी एंड कुछ ऐसी है जो नमकीन लगेगी. सो अब ये जो डिफरेंस आता है हमारे सब्सटेंस के अंदर, जो ये डिफरेंस आ रहा है, यही क्या बताएगा कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे एसिड्स की और बेसिस की, एंड हम लोग ये देखेंगे कि इनका क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर. यानी कि हमारे ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, फ्रॉम द फूड वी ईट टू द प्रोडक्ट्स वी यूज फॉर क्लीनिंग एंड हाइजीन. इन सारी चीजों का क्या रोल है. सो नाउ बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड से. सो एसिड्स क्या है? एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैव अ डिस्टिंक्टली सार टेस्ट. अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसिड की, कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सार. एसिड जो है वो खट्टे होते हैं खाने में. Now the characteristic taste can be recognized in food like curd, lemons, oranges और vinegar. अब बच्चों एक बात बताओ, हम लोग जो दही खाते हैं क्या उसके अंदर हमको हल्का सा खट्टापन नहीं दिखता? आता है. सो उसके अंदर कौन सा एसिड है? उसके अंदर लैक्टिक एसिड है. सो इसका मतलब कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं उसमें अगर खट्टा टेस्ट आ रहा है, सो दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एसिड प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल कर्ड है, ऑरेंज है, लेमन है, विनेगर है, सबके अंदर एसिड प्रेजेंट है. ना बच्चों ये सारनेस जो है वो आती क्यों है? द सारनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स नोन एज एसिड्स. सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारनेस आ क्यों रही है किसी सब्सटेंस के अंदर. किसी भी सब्सटेंस के अंदर सारनेस तभी आएगी जब उसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होंगे, एंड वो केमिकल कंपाउंड्स क्या है? एसिड्स. So the word acid is derived from the Latin word acere, which means sour. So इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वर्ड है एसिड, ये एसिड वर्ड आया कहाँ से? ये आया है लैटिन वर्ड acere से, एंड इसका मतलब ही क्या होता है? sour. सुना बच्चों, अब एसिड्स जो है वो हमको बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज में मिलते हैं. एसिड्स हमको फ्रूट्स में मिलते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, सो सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लेमन्स में प्रेजेंट होता है, नींबू में प्रेजेंट होता है. हम बात करें ऑरेंजेस की, सो ऑरेंजेस में भी हमारे पास क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो नाउ वाइल एसिटिक एसिड ये किसके अंदर होता है? विनेगर के अंदर. हम लोगों ने पढ़ा सिट्रिक एसिड किसके अंदर है? लेमन और ऑरेंज के अंदर. लैक्टिक एसिड किसके अंदर था? कर्ड के अंदर. अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की तो वो किसके अंदर है? विनेगर के अंदर. अब ये सारे एसिड किस चीज के लिए पॉसिबल है? हमारे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे सब्सटेंस को खट्टा टेस्ट देने के लिए. दीज नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर important not only in our diet but also in various biological processes. For instance, the acid in our stomach called hydrochloric acid plays a crucial role in digestion by breaking down the complex proteins we eat. So now बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिन एसिड्स की हमने बात करी, ये एसिड्स हमारी डाइट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे अंदर सिट्रिक एसिड होना चाहिए, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड जो है उसका अमाउंट भी थोड़ा बहुत होना चाहिए. नाउ अब ये सारे एसिड्स हमारी डाइट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इसके अलावा इनका और भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या था? कि वो जितने भी बैक्टीरिया थे उनको किल कर रहा था, एंड बिसाइड्स दैट हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में भी वो क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था, क्योंकि पेप्सिन जो है वो तभी वर्क करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा, राइट.
इसका मतलब हमारे एसिड्स का हमारी डाइट में तो रोल है, बट हमारे अदर पार्ट्स में, हमारे अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस में भी उनका रोल है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि एसिड्स हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल जो है वो प्ले करते हैं। So now with show here we have pick up more. So acids are found in various natural resources. Acids जो है वो हमको बहुत सारे natural resources में देखने को मिलते हैं, जैसे कि acetic acid कहाँ प्रेजेंट है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, एंड स्टिंग में। हम लोगों को जैसे ही चींटी काट लेती है तो हमको जलन होती है ना। क्यों होती है वो जलन, क्योंकि चींटी जो है वो उसके स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है, एंड वो एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। देन अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज में, लेमन में। देन लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, कर्ड के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, स्पिनच के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। एंड ये विटामिन सी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आंवला में एंड सिट्रस फ्रूट्स में। देन टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये टैमरिंड में प्रेजेंट है, यानी कि इमली में प्रेजेंट है, ग्रेप्स में होता है, एंड अनराइप मैंगोज में भी होता है। सो ना बच्चों, हियर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन ग्रुप्स में, एंड वो दो मेन ग्रुप्स क्या है, हमारे पास है मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। सो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड्स की। सो मिनरल एसिड्स क्या है, हमारे पास मिनरल एसिड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। एंड इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते। ठीक है। अब मिनरल एसिड्स में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एंड ये एसिड्स कॉमनली कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब्स के अंदर। सो अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिनरल एसिड्स की, कि ये एसिड्स जो है वो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते। ये एसिड्स यूजुअली हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एसिड्स बच्चों कैसे होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, एंड ये काफी ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। अगर ये गलती से भी हमारे ऊपर गिर जाए तो ये बहुत सीवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं, हमारे कपड़ों तक को भी डैमेज कर सकते हैं, हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जब भी इनके साथ काम किया जाएगा हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है इस चीज के लिए। इसलिए जब भी हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, हमारी टीचर्स हमको बोलती है कि बच्चों एसिड से दूर रहना, उन बीकर से दूर रहना। आप लोगों को कभी भी इस चीज में मस्ती नहीं करनी है, ये एसिड्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए इनको जब भी हैंडल करोगे एकदम कॉशियसली, एकदम सेफली। नाउ बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स थे जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहे थे, राइट। बट ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे एसिड्स है जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। एंड ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड इसके साथ साथ इनके अंदर कार्बन भी होता है, इनके अंदर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स भी होते हैं। नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो यूजुअली हमको कहाँ मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज में, जैसे कि हमको फ्रूट्स में मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। एंड ऑर्गेनिक एसिड के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इनके अंदर होते हैं सिट्रिक एसिड जो कि हमको सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। देन इसके अंदर होते हैं एसिटिक एसिड जो कि हमारे पास विनेगर में है। लैक्टिक एसिड जो कि हमको मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है, कर्ड के अंदर मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड बच्चों जनरली कैसे होते हैं, मिनरल एसिड से वीकर होते हैं। यानी कि अब खुद सोचो, हम लोग इन एसिड्स को खा रहे हैं, है ना, हम सिट्रिक एसिड को खा रहे हैं, हम लोग लैक्टिक एसिड को खा रहे हैं। इसका मतलब क्या ये कोरोसिव है, क्या ये डेंजरस है, नहीं, ये डेंजरस नहीं होते, ये वीक एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू आवर मिनरल एसिड्स। सुना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर सोर्स लिख रखा है, एंड ये रहा हमारा ऑर्गेनिक टेस्ट। हमारे पास है लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स। लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। मिल्क कर्ड के अंदर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। टैमरिड के अंदर कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। प्रोटीन्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, इवन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है उनके अंदर भी एसिड है, एंड कौन सा एसिड है, अमाइनो एसिड। एप्पल्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। टी के अंदर टैनी एसिड। एंड विटामिन सी के अंदर कौन सा एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। नाउ
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की। सो बच्चों, हम लोगों ने एसिड्स के क्लासिफिकेशन के लिए, एंड एसिड्स हमको कहाँ से मिलते हैं उसके सोर्सेज पे हमने एसिड्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, मिनरल एंड ऑर्गेनिक। अब हम लोग एसिड्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको अगेन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड वो क्या है, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइल्यूट एसिड की। So, इन एसिड्स में क्या होता है, these acids are characterized by having a large amount of water mixed with a small amount of acid. So बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी को मिक्स कर देते हैं छोटे से अमाउंट के एसिड के साथ, ठीक है। हम लोग डाइल्यूट एसिड में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एसिड कंसेंट्रेशन। अब as more water is added to the acid, its concentration decreases, resulting in a less potent solution. Especially a dilute acid has lower concentration of acid relative to the amount of water present. So now बच्चों, अब एक चीज खुद सोचो, हमने एसिड से ज्यादा पानी मिला दिया, तो क्या अब हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने तो उसके अंदर पानी मिला दिया, हमने उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया, हमने उसके कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया। अब जो ये सॉल्यूशन हमारे पास आया, क्या ये स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, ये काफी वीक सॉल्यूशन होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूट एसिड एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन का एसिड होता है, जिसमें हमारे पास एसिड का अमाउंट जो है वो वाटर के अमाउंट से कम प्रेजेंट होता है। देन हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के अंदर एसिड का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी वाटर। ऑलमोस्ट होता क्या है, जो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं ये ऑलमोस्ट प्योर एसिड्स होते हैं, एंड इनके अंदर बहुत कम से कम अमाउंट होता है वाटर का। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पोटेंट होंगे, काफी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा ये। Therefore, whenever we are going to work with concentrated acid, we have to handle them carefully and we have to avoid accidents and damage. I hope बच्चों आपको dilute and concentrated acid का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Now we have pick up more. To adjust the strength of an acid, we can either dilute or concentrate acid by adding more water or concentrate a dilute acid by removing some of the water. बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब सोचो, अगर हमको हमारे एसिड्स की स्ट्रेंथ अपने आप जो है वो एडजस्ट करनी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं, पानी डाल के, राइट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डाइल्यूट एसिड के अंदर से पानी को रिमूव कर सकते हैं, सो दैट वो क्या हो जाए, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए। Handling concentrated acid with caution is essential due to their high reactivity and potential to cause harm. इसलिए बच्चों, अब जब भी हम किसी concentrated acid को हैंडल करने वाले हैं, हमको उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो हमको हार्म कॉज कर सकते हैं। Now here we have properties of acids. Some of the characteristic properties of acids are as follows. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम acids की properties को समझने वाले हैं। acids कैसे है टेस्ट में, सार है, ये strong भी हो सकते हैं और ये weak भी हो सकते हैं। strong concentrated acid, weak dilute acid. देन हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे जो मिनरल एसिड्स है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू आवर ऑर्गेनिक एसिड। देन एसिड्स क्या कर सकते हैं, ये मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं एंड ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देन दे कैन कॉज सम ऑर्गेनिक थिंग्स टू चेंज कलर। अब एसिड्स क्या करवा सकते हैं, वो कुछ कुछ चीजों के कलर्स को भी चेंज करवा सकते हैं। now बच्चों, next we have they cause a reaction with limestone that liberates carbon dioxide. now बच्चों, अब ये limestone क्या है, limestone होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड limestone हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे मार्बल्स के अंदर limestone होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमारे एग शेल्स के अंदर limestone होता है। इस तरह से क्या बोल रहे हैं, जब भी limestone यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी किसी एसिड से, वो क्या रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दे रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। एंड जब भी एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाई जाएगी, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करवा कर देगा, वाटर एंड साथ में सॉल्ट।
So now bachcho, here we have thought shower. If vinegar reacts with baking soda to produce carbon dioxide, will it also release carbon dioxide when it comes in contact with limestone? So बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब अगर हम विनेगर की रिएक्शन लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा? सो यस बच्चों, क्योंकि विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट है, विनेगर के अंदर भी तो एसिड प्रेजेंट है। एंड हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी एसिड लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा सो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉमन एसिड्स एंड देयर यूजेस। सो अब हम लोग कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो कुछ कॉमन एसिड्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। सो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर यूज होता है? ये यूज होता है कार के अंदर एंड इन्वर्टर बैटरीज के अंदर। सो नाउ अब सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम लोग कुछ फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा। एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल। सो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज हो रहा है? कार में, इन्वर्टर बैटरीज में। एंड उसके अलावा उसको यूज करा जा रहा है फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो नाउ बच्चों, नाइट्रिक एसिड कहाँ पे यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज किया जाता है, जैसे कि टीएनटी। टीएनटी क्या है? ट्राई नाइट्रो टोलुइन। देन हमारे पास क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। सो इन सारे एक्सप्लोजिव्स को बनाने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ्स फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। इट इज यूज्ड in the manufacturing of artificial silk, synthetic dyes and fertilizer. So now बच्चों, हमने देखा नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है गोल्ड स्मिथ्स के थ्रू भी, क्योंकि जब भी हम लोगों को हमारा गोल्ड या सिल्वर क्लीन करवाना होता है सो उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। एंड इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड को आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक डाइज, फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Now next we have hydrochloric acid. So hydrochloric acid क्या है? ये पार्ट है हमारे गैस्ट्रिक एसिड का ह्यूमंस के अंदर एंड मेनी अदर एनिमल्स which is secreted within the stomach to help in digestion. So बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये पार्ट है हमारे गैस्ट्रिक एसिड का, जो कि हमको ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी सेक्रीट होता है, उनके स्टमक के अंदर सेक्रीट होता है सो दैट डाइजेशन अच्छे से हो पाए। सो इट इज वेरी यूजफुल इन रिफाइनिंग ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सॉल्ट रिफाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि विनेगर, राइट? हम लोगों ने देखा था एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? विनेगर के अंदर। एंड ये विनेगर कहाँ पर यूज होता है? किचन के अंदर। सो अब विनेगर में होता क्या है? इसके अंदर खाली 3 to 6% ही एसिटिक एसिड होता है एंड बाकी सारा जो है वो खाली पानी होता है। सो अब हम लोग एसिटिक एसिड को मेनली यूज कहाँ करते हैं? आप लोगों ने अपनी मदर्स को या ग्रैंड मदर्स को अचार बनाते हुए देखा होगा। सो उसके अंदर एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। ऑल्सो हम लोग जो नूडल्स खाते हैं उस नूडल की प्रिपरेशन के लिए, उस नूडल को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। सो नाउ एसिडिक एसिड को हम लोग क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज कर रहे हैं सो दैट हम लोग हमारी विंडोज को क्लीन कर पाए, फ्लोर्स को क्लीन कर पाए। एंड ऑल्सो अगर हमारे पास कोई स्टेन्स लग जाते हैं किसी वुड वर्क पे या कारपेट पे सो उसके लिए भी एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव कार्बोनिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड कहाँ पर यूज किया जाता है? ये मेनली हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर होता है। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो हमको एकदम से फिजी टेस्ट लगता है ना, एकदम से शार्प टेस्ट लगता है, वो किसकी वजह से है? वो सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनिक एसिड की वजह से, जो कि बबल्स भी कॉज करता है। सो नाउ अब ये कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? ये इनएक्सपेंसिव है एंड आर्टिफिशियली कार्बोनेटेड स्पार्कलिंग वाइन्स एंड अदर बबली ड्रिंक्स। तो अब बच्चों, ये इनएक्सपेंसिव होता है एंड ये आर्टिफिशियली क्या करता है? हमारी ड्रिंक्स को बबल करवाता है, ठीक है। नाउ however, carbonic acid usually forms two kinds of salts, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो बच्चों, अब हमारा जो ये कार्बोनिक एसिड है इसको जब न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो ये क्या करता है? ये दो तरीके के सॉल्ट बनाता है, एक तो कार्बोनेट और दूसरा बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट इज CO3, बाइकार्बोनेट इज HCO3। सो नाउ बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर एसिड्स। आई होप आप सब लोगों को ये एसिड वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बेसिस।
So now students, next we are going to start with bases. So bases क्या होते हैं? Bases are the substances that typically feel soapy. So bases का टेक्सचर कैसा होता है? soapy. Bases का टेस्ट कैसा होता है? bitter यानी कि कड़वा. And are known for their ability to neutralize acid. So बच्चों, अगर हमको bases को आइडेंटिफाई करना है, so bases को टच करेंगे तो वो soapy फील होंगे, उनको टेस्ट करेंगे तो वो कड़वे फील होंगे. एंड इसके अलावा बेसिस क्या कर सकते हैं? बेसिस न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड्स को. नाउ अब बेसिस को हम लोग कॉमनली किस चीज के लिए यूज करते हैं? क्लीनिंग के लिए. एंड बेसिस जो है वो बहुत अच्छे से ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं, डर्ट को रिमूव कर सकते हैं. एंड इवन बेसिस क्या कर सकते हैं? वो एसिडिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सो केमिकली बेसिस आर कंपाउंड्स दैट कंटेन आइदर ऑक्सीजन अलोन और बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो नाउ बच्चों, अगर बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए आए, सो हम लोग बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या तो उनके अंदर खाली क्या होगा? ऑक्सीजन, या फिर उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो सकता है. सो अ कंपाउंड विद ऑक्सीजन अलोन इज कॉल्ड ऑक्साइड. सो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर खाली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड. बट एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड. सुना बच्चों, जब भी हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, जैसे ही उनको पानी के अंदर घोलते हैं, सो डू यू नो कि बेसिस क्या रिलीज करते हैं? बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं. हाइड्रोक्साइड क्या था? OH. एंड आयन का मतलब क्या होता है? कि कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना या फिर पॉजिटिव चार्ज आना. सो अब हाइड्रोक्साइड में कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज. सो नाउ अब होता क्या है? जैसे ही कहीं पे भी ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा, सो वो हमारे सॉल्यूशन को कैसा बना देता है? अल्कलाइन यानी कि बेसिक. सो बेसिस क्या है? बेसिस सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एंड स्पेशली इनको किसकी तरह रेफर किया जाता है? अल्कलीज की तरह. सो बेसिस जो कि पानी के अंदर घुल रहे हैं, बेसिस जो कि पानी के साथ सॉल्यूबल है, उनको क्या बोला जाएगा? अल्कलीज. सुना बच्चों, हेयर हमारे पास एक एग्जाम्पल है. हम लोगों ने क्या लिया है? NaOH. NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लोगों ने क्या डाला है? वाटर. सो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम बेस के अंदर पानी डाल रहे हैं. सो ये बेस जो है वो पानी के अंदर सॉल्यूबल है, तो ये क्या बना रहा है? ये अल्कली है, राइट. सो जैसे ही हमने एक बेस को पानी के अंदर डाला तो उसने आयंस रिलीज करे एंड वो आयंस क्या है? Na+ और OH नेगेटिव. और ये OH नेगेटिव का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन. और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि जो भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा वो कैसा होता है? बेसिक, राइट. सो इसका मतलब NaOH क्या है? वो बेस है. देन हम बात कर रहे हैं KOH की, जो कि क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोगों ने वाटर के अंदर सॉल्यूबल करवाया, वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया, तो उसने क्या रिलीज किया? उसने पोटेशियम रिलीज किया एंड साथ में अगेन हाइड्रोक्साइड आयन. सो अब इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? बेसिक. सुना बच्चों, we will do pick up more. So bases ये हमको कहाँ मिलते हैं? हमको हमारे डेली एवरीडे प्रोडक्ट्स में बहुत इजीली मिल सकते हैं. जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? लाइम वाटर के अंदर. देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पे होता है? हमारे विंडो क्लीनर्स में. सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे होता है? हम लोग जो सोप्स यूज करते हैं उसके अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ होता है? ये भी कुछ सोप्स में होता है एंड क्लीनर्स में होता है. देन अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको कहाँ देखने को मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कब कंज्यूम करते हैं? जब हमको एसिडिटी फील हो रही होती है, हमें पेट में जलन हो रही होती है. तो नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. एंड ये टच करने में कैसा फील करते हैं? सोपी फील देते हैं. देन बेसिस क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एसिड्स क्या कर रहे थे? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे. सो नाउ अब हम लोग क्या देखने वाले? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप. सो अब बेसिस क्या करते हैं? उनके अंदर कौन सा आयन होता है? उनके अंदर होता है OH ग्रुप. ठीक है. देन इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड्स के साथ. एंड वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट. सो बेसिस जैसे ही एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे वो सॉल्ट बनाएंगे, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे एंड साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर.
सो नाउ बेसिस होते कैसे हैं? बेसिस बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, वो हमारी स्किन को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। एंड ऑल्सो जब भी हम बेसिस को टच करें तो हमको उनको हर बार ऐसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बेसिस जो है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। सो बच्चों के अंदर यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, उनको लगता है खाली एसिड ही डेंजरस होते हैं। नहीं बच्चों, बेसिस भी डेंजरस होते हैं। सो बेसिस और एसिड्स दोनों कोरोसिव होते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से बोला जाता है, स्लेग लाइन से। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, जो कि कहां पर होता है, हमारे वाटर सप्लाईज में होता है। एंड इसको हम लोग और एक और चीज में यूज करते हैं, किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। देन इसको हम लोग एक और चीज में यूज करते हैं एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न। सो जिन भी पेशेंट्स को एसिड बर्न्स हो जाते हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए भी हम लोग किसको यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। एंड ऑल्सो ये कुछ कुछ फूड पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है, एंड फंगिसाइड्स में इसका यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे व्हाइट वॉश में भी यूज होता है, ये हमारे व्हाइट वॉश के अंदर भी यूज किया जाता है। सो नाउ it is mixed with sand and water to make mortar, which is used in construction of building. So now बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सैंड डालते हैं, वाटर डालते हैं, एंड देन इसको, इसके बाद हमारे पास जो एक सब्सटेंस आता है उसको हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड ऑल्सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मर्स के थ्रू भी यूज किया जाता है उनकी फील्ड के अंदर, ताकि वो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन को न्यूट्रलाइज कर पाए। सो ना बच्चों, आप लोगों ने एक चीज देखी कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मेनली कहां पर यूज कर रहे हैं, चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड बर्न्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फार्मर्स अपनी फील्ड में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। एंड हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, पेपर पल्प बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को रेयन बनाने में भी यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन केमिकल है, जो कि अवेलेबल होता है हमारे पास पेलेट्स एंड फ्लेक्स में। ऑल्सो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रेट एंड कॉस्टिक पोटैश। सो हम लोग कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एंड कॉस्टिक पोटैश हम किसको बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। सो ये केमिकल जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। ना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जब भी हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सो उस केस में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बहुत थोड़े से टाइम के लिए यूज करते हैं। एंड ऑल्सो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जिसको हम लोग थ्रू माउथ ही ले सकते हैं। हाउएवर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टमक क्रैम्प हो सकता है, अपसेट स्टमक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और चीज में यूज हो रहा था, याद करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ये हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा था। नाउ नेक्स्ट वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज किया जाता है, सो दैट इसके इंक स्पॉट्स जो है वो रिमूव करवा सके हम लोग क्लोथ से, हमारी ग्रीस जो है वो रिमूव हो सके विंडो पेन से। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। एंड अमोनिया जो है वो एक बहुत बड़े फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है। Now students, here we have brush up session 1. So now name the following. So first हमारे पास क्या है, एसिड, जो कि हमारे लेमन्स एंड ऑरेंजेस के अंदर टार्ट फ्लेवर देता है। So वो कौन सा एसिड है, दैट इज सिट्रिक एसिड, राइट। देन एसिड जो हम कार इन्वर्टर बैटरीज में यूज करते हैं, वो कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। देन एसिड जो कि हमारे विनेगर का कॉम्पोनेंट है, वो कौन सा एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। Then the base used in manufacture of soap and paper. So वो base कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Then base commonly found in milk of magnesia. वो कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Then acids that help in digestion in the stomach. And वो कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So now students, next we have how can we identify an acid from a base. So अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से acids और bases को identify कर सकते हैं, उनको distinguish कर सकते हैं। So बच्चों, हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी देख ली है कि acids का टेस्ट कैसा होता है, sour, whereas bases का टेस्ट कैसा होता है, bitter।
बट अब क्या हम लोग हर चीज को जाकर टेस्ट कर सकते हैं? सोचो अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हमको हर्ट करेगा, हमको डैमेज करेगा। सो इसका मतलब हम हर चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते। सो नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसके नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हम तो इतनी देर से ये पढ़ रहे थे एसिड सार है, बेसिस बिटर है। सो अब इसके अलावा हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेस्ट है एसिड्स और बेसिस के लिए, एंड इस टेस्ट के लिए हम लोग एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। सो इंडिकेटर क्या है? एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिसको यूज किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक और बेसिक बताने के लिए। सो इन्हीं सब्सटेंसेस को, जिस सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स करते क्या है? इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सो जैसे ही इंडिकेटर्स को एसिड्स या फिर बेसिस के अंदर ऐड किया जाता है, सो इंडिकेटर्स क्या करेंगे? अपने कलर को चेंज कर लेंगे। सो नाउ इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इट कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। सो बच्चों, नेचुरल का मतलब क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो कि हमको हमारी नेचर की चीजों से मिल रहा है, राइट? हमको जो नेचुरल चीजों से मिल रहा है। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम इसको खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स की, एंड वो क्या है? वो है टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स। ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है। बट अगर हम लोग बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, सो उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाउ सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे लिटमस की। सुना बच्चों, लिटमस जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड ये एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर ही है। सो नाउ लिटमस जो है वो आता कहां से? हम इसको नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिटमस जो है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? लिचिन से। और लिटमस का अपना खुद का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? ये मॉव कलर का होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है। सो नाउ अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग हमारे लिटमस के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, सो अब वो कैसा कलर देने वाला है? मॉव या पर्पल कलर देने वाला है। जब हम उसके अंदर एक एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये क्या होता है? ये टर्न रेड हो जाता है। एंड जब हम इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का। अब ये जो लिटमस है ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ये हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये हमारे पास स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। एंड जनरली हमारे पास कौन से अवेलेबल लिटमस पेपर होते हैं? हमारे पास रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर होते हैं। जैसे ही हम लोग हमारा रेड का कलर ब्लू आएगा, सो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन बेसिक है। हमारे ब्लू का कलर रेड हो जाएगा, सो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड हमको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमको वाटर चाहिए, लेमन जूस चाहिए, एक हम लोग प्लास्टिक कप या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, हम लोग स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर लेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, टैप वाटर लेंगे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन लेंगे, एयरेटेड ड्रिंक्स लेंगे, सोप सॉल्यूशन लेंगे, एंड जितने भी हमारे पास यहाँ पे मटेरियल्स लिख रखे हैं हमको वो सारे मटेरियल्स लेने हैं। देन हमारा मेथड क्या होने वाला है? हम मिक्स करेंगे कुछ वाटर को लेमन जूस के साथ हमारे प्लास्टिक कप के अंदर। देन हम लोग पुट करेंगे ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन, यानी कि हमारा लेमन जूस और वाटर का जो ये सॉल्यूशन है इसकी ड्रॉप को हम लोग डालेंगे रेड लिटमस पेपर पे एक ड्रॉपर के साथ। एंड ये सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं विद ब्लू लिटमस पेपर एज वेल। अब हम लोग ये एक्टिविटी जो है वो इन सारे सब्सटेंसेस के साथ परफॉर्म करेंगे, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एयरेटेड ड्रिंक्स। नाउ अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आने वाली है? हमारे पास ये क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। There is a color change in case of red and blue litmus paper on the respective materials. However, you will observe substance that does not let litmus paper change their color. Example, water. ना बच्चों, अब आप लोग जो भी सब्सटेंस डालोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, राइट? आपको रेड से ब्लू होता हुआ दिखेगा, ब्लू से रेड होता हुआ दिखेगा, बट आपको कुछ ऐसा सब्सटेंस भी दिखेगा जिसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आ रहा। एंड वो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? वाटर। अब यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस जिसने अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया रेड और ब्लू में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। एंड सब्सटेंसेस ये एसिडिक भी नहीं होंगे, बेसिक भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब वाटर हमारा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। एंड जब हम लोगों ने एक when added to an acidic solution, अब क्या होने वाला है? इट टर्न्स रेड।
एंड जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये चीज करने वाले हैं सो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। सो नाउ बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्मरिक की एक इंडिकेटर की तरह। सो टर्मरिक क्या है, टर्मरिक एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। सो टर्मरिक का खुद का कलर कैसा होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है, जो कि हमको पाउडर्ड फॉर्म से मिलता है एक प्लांट से। नाउ अब हम इस टर्मरिक को क्या करते हैं, एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं एंड हम इसका बनाते हैं टर्मरिक पेपर। सो नाउ इट चेंजेस कलर फ्रॉम येलो टू रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस। सो बच्चों टर्मरिक करता क्या है, जब भी टर्मरिक के ऊपर एक बेस डाला जाएगा तो वो अपना कलर येलो से रेड के अंदर चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक स्टेन एक व्हाइट शर्ट के ऊपर है, सो टर्मरिक स्टेन एक व्हाइट शर्ट के ऊपर क्या करने वाला है, वो हो जाएगा रेड व्हेन वॉश्ड विद सोप बिकॉज सोप इज बेसिक। सो बच्चों आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जब भी हमारी शर्ट के ऊपर कुछ खाना गिर जाता है एंड अब धुलने के बाद उस दाग का, उस खाने का जो निशान होता है व्हाइट शर्ट के ऊपर, वो किस में चेंज हो जाता है, वो हल्का सा ब्राउनिश रेड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, टर्मरिक प्रेजेंट है। वो टर्मरिक जैसे ही हमारे डिटर्जेंट से रिएक्ट करेगा, हमारे सोप से रिएक्ट करेगा जो कि बेस है, सो अब उस टर्मरिक का उस खाने के अंदर जो हल्दी है उसका कलर येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, क्योंकि बेस टर्मरिक को येलो से रेड के अंदर चेंज कर रहा है। So it does not change its color when it comes in contact with acid or neutral substance. So अब हमारा टर्मरिक करता क्या है, ये खाली बेस के अंदर ही कलर को चेंज करता है, एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस के अंदर चेंज नहीं करता। सो टर्मरिक इज इंडिकेटर, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टर्मरिक खाली किस चीज का इंडिकेटर है, खाली एक बेस का इंडिकेटर है। डिफरेंट टेस्ट सॉल्यूशंस हैव वेरिंग इफेक्ट्स ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। सो अब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास है लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, जो कि कैसे है, ये एसिडिक है। सो जब हम इनको टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे सो क्या होने वाला है, हमारे टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर जो है वो एज इट इज रहने वाला है। सो इन कंट्रास्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर विच आर बेसिक टर्न टर्मरिक सॉल्यूशन येलो। सो नाउ बच्चों शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कलर ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर। सो सी बच्चों यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा था कि हम लोग जब टर्मरिक की बात कर रहे थे खाली, सो टर्मरिक खाली इंडिकेटर था बेस के लिए, बट डिफरेंट टेस्ट सॉल्यूशंस हैव वेरिंग इफेक्ट्स ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम बात करें टर्मरिक सॉल्यूशन की, उसमें जब हम लोग एसिडिक चीज डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। जब हम लोग एक टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक चीज डालेंगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और जब हम लोग एक न्यूट्रल चीज डालने वाले हैं जैसे कि शुगर और कॉमन सॉल्ट, इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला हमारे टर्मरिक सॉल्यूशन पे। सो ना बच्चों here we have hands on learning and हमको क्या प्रिपेयर करना है, हमको टर्मरिक पेपर प्रिपेयर करना है एंड इसको हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेस। मटेरियल्स क्या चाहिए, टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, वाटर, ब्लॉटिंग पेपर, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। देन मेथड क्या है हमारे पास, हमको मिक्स करना है हमारे टर्मरिक पाउडर को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ एंड हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे। अब इस पेस्ट को हम लोग इवनली स्प्रेड करने वाले हैं हमारे ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर एंड इस सॉल्यूशन को, इस पेस्ट को हम लोग ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड जब ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इन पेपर को कट करने वाले हैं थिन स्ट्रिप्स में, इसके ऊपर हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं सोप सॉल्यूशन को इन वन ऑफ द टर्मरिक पेपर स्ट्रिप। सो नाउ बच्चों ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिलेगी, टर्मरिक पेपर विल चेंज कलर टू रेड और ऑरेंज व्हेन द सोप सॉल्यूशन इज अप्लाइड। टर्मरिक पेपर क्या करेगा, वो अपना कलर तब चेंज करेगा जब उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन लगाया जाएगा, राइट। सो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कलर चेंज ये इंडिकेट कर रहा है कि सोप सॉल्यूशन क्या है, वो एक बेसिक सब्सटेंस है। सो टर्मरिक पेपर खाली किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, बेसिस के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने आप को रेड या फिर ऑरेंज में कन्वर्ट कर लेता है। आप लोग यहाँ पर ये फ्लो चार्ट भी देख सकते हो कि टर्मरिक क्या कर रहा है, वो रेड या फिर येलो के अंदर आ रहा है। सो रेड कलर कब वो देगा, वो बेस के साथ, एंड येलो वो कब रहेगा, एसिड या फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव पिक अप मोर। सो एसिड रेन्स के अंदर क्या होते हैं, हाई लेवल्स ऑफ एसिड्स होते हैं, और ये एसिड्स जो है वो आते कहां से है। सो सी बच्चों हमारे आसपास बहुत सारा पॉल्यूशन है, राइट, एंड उस पॉल्यूशन में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉल्यूटेंट्स हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा नाइट्रिक एसिड। सो एसिड रेन्स क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं हमारे बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को।
नाउ वी हैव चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। सो चाइना रोज क्या है? चाइना रोज एक फ्लावर है जिसके पेटल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर की तरह। एंड ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? अब इस चाइना रोज को एज ए इंडिकेटर हम कैसे यूज करने वाले हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वार्म वाटर टू चाइना रोज पेटल्स इन अ बीकर। अब होता क्या है कि हम लोग चाइना रोज के अंदर क्या करते हैं? हम लोग वार्म वाटर डालते हैं चाइना रोज पेटल्स के अंदर, एक बीकर के अंदर। एंड कुछ मिनट बाद, आफ्टर फ्यू मिनट्स, वाटर क्या करता है? वाटर के अंदर कलर आता है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक इंडिकेटर की तरह। अब होता क्या है कि ये इट टर्न्स द कलर ऑफ एसिड सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक। जैसे ही हम इस इंडिकेटर के अंदर एक एसिड डालेंगे, इसका कलर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डार्क पिंक के अंदर। एंड जैसे ही हम इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशंस डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का। नाउ बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना रोज इंडिकेटर का अपना खुद का नेचुरल कलर कैसा है? लाइट पिंक कलर। जैसे ही हमने इस नेचुरल इंडिकेटर के अंदर एसिड डाला, अब देखो इसका कलर कैसा हो गया? ये हो गया डीप पिंक या फिर मेजेंटा। नाउ अब जब हम हमारे चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर एक बेस डालेंगे, सी इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर का। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा चाइना रोज इंडिकेटर एसिड की प्रेजेंस में डार्क पिंक कलर का हो जाता है, बेस की प्रेजेंस में ग्रीन कलर का हो जाता है। नाउ बच्चों, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड हमारा यहाँ पर एम क्या है? हमको इफेक्ट्स देखने हैं वेरियस एसिड्स एंड बेसिस के हमारे लिटमस पेपर के ऊपर, टर्मरिक पेपर के ऊपर एंड चाइना रोज सॉल्यूशंस के ऊपर। एंड इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारे रिजल्ट्स को। नाउ बच्चों, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग लिटमस पेपर लेने वाले हैं रेड एंड ब्लू। हमारे पास टर्मरिक पेपर होना चाहिए, चाइना रोज सॉल्यूशन होना चाहिए, पिपेट्स और ड्रॉपर्स चाहिए हमको, और क्लीन टेस्ट ट्यूब चाहिए। ना बच्चों, मेथड क्या रहने वाला है हमारा? हम प्रिपेयर करेंगे टेस्ट सॉल्यूशंस को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। देन हम लोग टेक अ पीस ऑफ ईच रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। देन हम लोग ड्रॉप जो है वो डालने वाले हैं हर सॉल्यूशन की हमारे लिटमस पेपर के ऊपर। एंड इसके बाद हम लोग कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये सेम प्रोसेस हमको टर्मरिक पेपर के साथ करना है, ये सेम प्रोसेस हमको चाइना रोज इंडिकेटर के साथ करना है। नाउ बच्चों, अब आप लोग क्या करोगे? हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। इन सब के इफेक्ट्स हम लोग हमारे हर इंडिकेटर के ऊपर बताने वाले हैं। नाउ बच्चों, अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशंस हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देंगे, हमारे टर्मरिक सॉल्यूशन को भी रेड में टर्न कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग चाइना रोज सॉल्यूशन के अंदर क्या देख सकते हैं कि हमारा चाइना रोज सॉल्यूशन भी किसके अंदर चेंज हो जाता है? एक डीप पिंक या फिर रेड कलर के अंदर। देन हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस की। बेसिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन को येलो में चेंज कर देते हैं, चाइना रोज सॉल्यूशन हमारा ग्रीन या फिर ब्लू के अंदर चेंज हो सकता है। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव फेनोफ्थलीन। एंड फेनोफ्थलीन क्या है? ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि क्या करता है? ये अपना कलर चेंज कर लेता है बेसिक मीडियम में, एंड ये कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर, एंड ये पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। नाउ बच्चों, हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब ये क्या करता है? ये भी अपना कलर चेंज कर लेता है एसिडिक मीडियम के अंदर। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? एसिडिक में रेड, न्यूट्रल की सॉल्यूशन में पर्पल कलर, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर। रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी रेड रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। देन वी हैव फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम के अंदर कलरलेस रहता है, न्यूट्रल के अंदर भी कलरलेस रहेगा, बेसिक के अंदर पिंक कलर। देन मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम के अंदर ऑरेंज हो जाएगा, न्यूट्रल में कलरलेस एंड बेसिक में येलो। नाउ बच्चों, here we have thought shower. You have given 2 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन भी है और बेसिक सॉल्यूशन भी है। If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Now बच्चों, अब अगर आप लोगों को खाली एक रेड लिटमस दे रखा है, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है? Now बच्चों, आप लोग जैसे ही रेड लिटमस पेपर को एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, अब हमारा रेड लिटमस पेपर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ब्लू के अंदर। अब उसी ब्लू लिटमस पेपर को, क्योंकि उसका कलर ब्लू हो चुका है, अब उसी ब्लू लिटमस पेपर को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब वो दोबारा से क्या हो गया? रेड कलर का हो गया। इस तरह से आप लोग खाली एक रेड लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है।
ना बच्चों हियर वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है हमारे पास सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स का। सो लिटमस पेपर क्या कर सकता है, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर ना हमको एग्जैक्टली दिखाता है कि कोई भी एक सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है, बट ये चीज हमको लिटमस पेपर नहीं दिखा पाता। हमको लिटमस पेपर खाली ये बताता है ये एसिडिक है और ये बेसिक है, बट स्ट्रेंथ ऑफ आर एसिड्स एंड बेसिस ये हमको हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बता सकता है। अब ये बताता कैसे है, ये मेजर करता है पीएच स्केल को। ना बच्चों पीएच स्केल की वैल्यूज कहां से कहां तक है हमारे पास, 0 to 14। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि रेड से स्टार्ट होते हैं। रेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड ये एंड कहां पे होते हैं, डार्क पर्पल कलर पे, जिसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। मिडल में हमको न्यूट्रल पीएच 7 देखने को मिलता है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। इंडिकेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, हम इसको पेपर्स की तरह यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब इन इंडिकेटर्स को पेपर्स के फॉर्म में सुखाकर लगाया जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, पीएच पेपर। बच्चों अब जब इस पीएच पेपर को डिप किया जाएगा एक एसिड या फिर बेस के अंदर, तो जो कलर हमको मिलेगा और वो हमारे जब गिवन मैच चार्ट से मैच कर जाता है, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये पीएच पेपर रेड से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये रेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हमारा ये रेड और रेड ऑरेंज का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देन अगर हम बात करें ऑरेंज और येलोइश टोन के बारे में, इसका मतलब ये कैसे है, वीकली एसिड है। देन हम आ गए ग्रीन के पास, ग्रीन क्या है, न्यूट्रल। देन अगर हम बात करें लाइट ब्लू कलर्स की, ये वीक एसिड्स है। अगर हम बात करें पर्पल वॉयलेट्स की, ये कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ना बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस, जब वो कैसे बनेंगे, एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो तब वो बनाते हैं सॉल्ट। एंड इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बच्चों इस रिएक्शन में एसिडिटी भी लूज हो जाती है एंड बेसिसिटी भी लूज हो जाती है, एंड रिजल्टेंट हमको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एसिड HCl, बेस NaOH क्या बना कर देगा, NaCl और साथ में वाटर। नाउ बच्चों वी हैव पिक अप मोर ओवर हियर। पीएच स्केल के पास क्या है, पीएच स्केल हैज अ ग्लास प्रोब अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर। पीएच स्केल के पास क्या होता है, एक ग्लास प्रोब होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर से अटैच होता है। अब इस प्रोब को हम लोग डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड रीडिंग डिस्प्ले करती है, हमारी रीडिंग जो है वो डिस्प्ले होती है हमारे पीएच यूनिट्स के अंदर बाय द मीटर। सुना बच्चों, सारे के सारे सॉल्ट्स जो है वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। कुछ सॉल्ट्स कैसे होते हैं, एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक्स भी होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है एक वीक बेस के साथ। हम लोगों ने ये चीज देखी, सॉल्ट बनकर कब रहा है, एसिड एंड बेस के रिएक्शन की वजह से। अब सोचो अगर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड उसके बदले हमारे पास एक वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो सॉल्ट कैसा होने वाला है, वो एसिडिक सॉल्ट होने वाला है। Whereas अगर हमारा एक सॉल्ट बन रहा है जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है, तो वो सॉल्ट कैसा होने वाला है, बेसिक सॉल्ट। सुना बच्चों, अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। याद रखना हमारे पास सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होते हैं, एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक भी होते हैं। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही कॉमन सॉल्ट है जिसको हम हमारे फूड के अंदर ऐड करते हैं ताकि टेस्ट जो है वो अच्छा आ पाए। ऑल्सो हम लोग सोडियम क्लोराइड को हमारे पिकल्स को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं, एंड ऑल्सो हम लोग इसको फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर भी यूज करते हैं। हम लोग इसको आइस के अंदर डालकर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको भी क्या कर देते हैं, लो कर देते, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। नाउ सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, एंड इसी सोडियम कार्बोनेट से हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को हम लोग केक बेक करने के लिए यूज करते हैं, ब्रेड्स बेक करने के लिए यूज करते हैं, एंड इवन बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में इसका यूज किया जाता है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी।
देन वी हैव कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट क्या है, ये एक ड्राइंग एजेंट है इसके एनहाइड्रस फॉर्म में, एंड इसको हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, खाने के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, वुड, बैटरीज, इंक, पेट्रोलियम एंड अमंग अदर्स। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर एनिमल्स। Now बच्चों, here we have hands-on learning. So अब आपको क्या करना है, you have to observe the color changes with phenolphthalein in acidic and basic solution and understand the neutralization reaction between acid and base. So इसके लिए materials क्या क्या चाहिए हमको, HCl, sodium hydroxide, phenolphthalein solution, test tube, dropper, string rod. अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम हमारे टेस्ट ट्यूब को 1/4 फिल करने वाले हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हम नोट करेंगे कलर ऑफ द एसिड को, ऑल्सो इसके बाद हमको नोट करना है फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन के कलर को। अब हम क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स को ऐड करने वाले हैं। सो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन को हम लोग एसिड के अंदर डालेंगे। देन हम जेंटली शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को एंड ऑब्जर्व करेंगे किसी भी कलर चेंज को। देन हम लोग ऐड करेंगे ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, स्टिर करेंगे जेंटली, ऑब्जर्व करेंगे कलर चेंज को, एंड इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करना ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब तक हमारा पिंक कलर जो है वो नहीं दिख जाता हमको। एंड अब हम क्या करेंगे, हम एक और ड्रॉप ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमारे पिंक सॉल्यूशन के अंदर एंड ऑब्जर्व करेंगे किसी कलर चेंज को। सो बच्चों, अब हम एक और ड्रॉप डालने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एंड अब हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी कि फिनोफ्थिलीन जो है वो पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर एंड कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। पिंक कलर कब आएगा, जब हमारा सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा, एंड सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है जैसे ही वो एसिडिक बन जाता है। सो सॉल्यूशन टर्न्स पिंक अगेन जब हम उसके अंदर दोबारा से बेस डाल देते हैं। सो कंक्लूजन क्या है, फिनोफ्थिलीन का बिहेवियर, फिनोफ्थिलीन जो है वो पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, कलरलेस हो जाता है एसिडिक कंडीशंस के अंदर। देन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सो इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है एंड इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट। एंड एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंट बाइट की। सो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एंट बाइट, जैसे ही एंट हमको काटता है तो हमको हल्की सी जलन होती है, राइट। सो ये जलन किसकी वजह से होती है, क्योंकि एक एसिड जो है वो निकलता है एंड वो एसिड का नाम क्या होता था, फॉर्मिक एसिड। सो इस एसिडिक इफेक्ट को हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम इसके ऊपर लगा सकते हैं बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोग इसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं एंड बोथ द सब्सटेंसेस, ये दोनों ही क्या करेंगे, हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि एंट स्टिंग में एसिड था, हमने उसके ऊपर बेस लगा दिया तो क्या होगा, इरिटेशन खत्म, क्योंकि एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। देन हम बात करते हैं एसिडिटी की। सो एसिडिटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो पेट के अंदर है वो हमारी डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, बट अगर ये एसिड बहुत ज्यादा हो जाए तो हमको पेट में एसिडिटी फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जैसे ही वो हमारे पेट के HCl के साथ रिएक्ट करेगा सो वो क्या करेगा, हमारी इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हमारा इनडाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। देन वी हैव सॉइल ट्रीटमेंट। सो बच्चों, जब भी हम हमारे सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। सो अब इस एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम इसके अंदर क्विकलाइम डाल सकते हैं यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम डाल सकते हैं यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक है, ये जैसे ही हमारी एसिडिक सॉइल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या कर देंगे, हमारी सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड इस तरह से हमारा जो सॉइल है वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन वी हैव फैक्ट्री वेस्ट। सो फैक्ट्री वेस्ट के अंदर भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं जो कि हमारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो अब इन एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, जैसे हम इनके अंदर बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे। सो अब इस बेसिक सब्सटेंस को डाल के एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड हमारी फिशेस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। Now बच्चों, here we have wrap up. So acids क्या है, acids are the substances जो sour taste के होते हैं, blue litmus paper को red में convert कर देते हैं and hydrogen ions को release कर देते हैं। bases क्या है, bases ऐसे substance है जो कि कड़वे होते हैं, red litmus को blue में change करते हैं and hydroxide ions को release करते हैं।
देन एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच कैसा होता है, लेस देन 7, वाइल बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच ग्रेटर देन 7 एंड 7 क्या होता है, न्यूट्रल। इंडिकेटर्स जो है वो क्या टेस्ट करते हैं कि कोई सब्जेक्ट कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, अपने कलर्स को चेंज करके बताते हैं। देन न्यूट्रल सॉल्यूशंस का पीएच कैसा है, 7, क्योंकि ना तो वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड एंड बेस के अंदर, एंड वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। देन सॉल्ट्स जो है वो बनते कैसे हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं, जिसमें हमारे पास एसिड भी होना चाहिए एंड बेस भी होना चाहिए। So now बच्चों, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions. Then you have case study and prescribed questions as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को acid, base and salts बहुत अच्छे से समझ आया होगा and बच्चों ये बहुत ज़्यादा important chapter भी है. So I want you all, आप इन सारे topics को एक बार अच्छे से revise करो, इन questions को attempt करो, and now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.